गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के इस वीडियो में हम एनालिटिक फ़ंक्शन को जानने से पहले हमें कुछ टॉपिक को जानना आवश्यक होता है, जैसे कि फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल हो गया, फिर सिंगल वैल्यूड फंक्शन हो गया, यानी एक मानी फलन, फिर मल्टी वैल्यूड फंक्शन यानी बहुमानी फलन, फिर हो गया लिमिट यानी सीमा, फिर हो गया हमारे पास कंटिन्यूटी यानी सातत्यता और डिफरेंशिएबिलिटी तो ये यानी अवकलनीयता। इन सब के बारे में हम इस वाले वीडियो में पढ़ेंगे और उसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एनालिटिक फंक्शन के बारे में बताऊंगी। तो फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या है? सम्मिश्र चर का फलन। किसी दिए हुए डोमेन डी में अगर हमें कोई भी एक डोमेन डी दिया हुआ है, उसमें z के प्रत्येक मान के लिए w के एक या अधिक निश्चित मान हो तो w z का सम्मिश्र फलन कहलाता है। जैसे कि w इक्वल टू एफ जेड। अब ये w इक्वल टू एफ जेड, अगर मैं यहाँ पर एफ जेड को ये मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एफ जेड को मैं यहाँ पर एफ जेड को जेड स्क्वायर प्लस वन लूँ। अब मैं एफ जेड को जेड स्क्वायर प्लस वन लूँगी तो जेड हमारे पास हमने यहाँ लिया है एक्स प्लस आइटा वाई, तो इसे मैं अगर इसको खोलूँ तो एक्स प्लस आइटा वाई स्क्वायर प्लस वन और विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आइटा वाई का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स आइटा वाई आइटा हो गया प्लस वन। और इसको मैं और सिंप्लीफाई करूँ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वन प्लस ट्वाइस एक्स वाई आयोटा या ट्वाइस आयोटा एक्स वाई। अब ये वाली जो टर्म है हमारी, इसको हम यू एक्स फंक्शन ऑफ एक्स वाई से डिनोट करते हैं और इसको वी एक्स कोमा वाई से डिनोट करते हैं। इसका मतलब हमारे पास डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हुआ, यू प्लस ये आयोटा v। तो इसीलिए इसी तरह से हम w जो हमारा फंक्शन है उसको u प्लस आयोटा v से भी हम डिनोट करते हैं। अब इसकी जब मैं आपको मैपिंग दिखाऊं तो मैपिंग के लिए ये मान लीजिए हमारे पास दो प्लेन हैं। एक प्लेन हमारे पास है ये z प्लेन और ये हमारे पास है w प्लेन। तो यहाँ पर ये हमारे पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और यहाँ पर मैं एक पॉइंट z लूँ तो ये जो z है ये क्या है, x प्लस आइटा y, जहाँ पर कि z क्या है x कॉमा y। यहाँ पर ये इसी का मैपिंग, यहाँ से फंक्शन को हम इसमें मैप कराएं तो यहाँ पर ये w हो जाता है। ये हमारे पास रियल पार्ट है u है और ये हमारे पास v है। तो यहाँ पर इसको जब मैं इससे मिलाऊं तो ये u प्लस आयोटा v हो जाता है। तो ये इसका फंक्शन इसके ऊपर आता है। तो ये हमारा ज्योमेट्रिकली हो जाता है, जिसे हम कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं इस वाले को, और इस वाले को कॉम्प्लेक्स फंक्शन प्लेन। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स प्लेन, और ये है कॉम्प्लेक्स फंक्शन प्लेन। ठीक है, तो इस तरह से आप उसको कॉम्प्लेक्स फंक्शन को समझेंगे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का अगर हम कोई फंक्शन बनाएं तो वो w कहलाता है, उसे हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन कहते हैं। अब इसमें सिंगल वैल्यूड फंक्शन आता है। तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन में क्या मतलब है कि यदि z के प्रत्येक मान के लिए w का केवल एक ही मान हो तो w को हम z का एक मानी फलन कहते हैं। मतलब अगर हम z के
एक्स प्लस आइटा वाई की टर्म में कोई भी वैल्यू लें और उसको फंक्शन को उस फंक्शन में रखें जेड की वैल्यू को, तो उसका अगर एक ही मान आता है तो उसे हम एक मानी फलन कहते हैं। इसी तरह से मल्टी वैल्यूड फंक्शन क्या है? यदि जेड के कुछ अथवा सभी मानों के लिए डब्ल्यू के 2 या 2 से अधिक मान हो तो उसे हम जेड का बहुमानी फलन कहते हैं। अब ये मैंने जो एग्जांपल्स लिए हैं जेड, जेड स्क्वायर, आइटा, ये सिंगल वैल्यूड के, और जेड हाफ, लॉग जेड, इसी तरह से और भी एग्जांपल्स होते हैं। ये मल्टी वैल्यूड के फंक्शन है। इनका मतलब है कि जेड की हम जो एक वैल्यू लें तो उसके डब्ल्यू के 2 मान आ जाएंगे। इनके एग्जांपल्स मैं आपको लास्ट में कराऊंगी। अब है पाथ ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। चूँकि हम जानते हैं एफ जेड एक सम्मिश्र चर राशि जेड का फंक्शन है, तो जेड प्लेन पर ये स्थित मानों को सबको ग्रहण करेगा। तो जेड का पथ प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदुओं को मिलाने वाला कोई बहुभुजीय चाप होगा। अर्थात यदि मैंने यहाँ पर एक एक्स एक्सिस लिया, यहाँ पर मैंने वाई एक्सिस लिया, ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है, तो इसमें अगर मैं एक पॉइंट Z1 लूँ जो कि है x1 y1, ऐसे ही मैं दूसरा पॉइंट Z2 लूँ जो कि है x2 y2, तो चाहे हम Z1 से Z2 स्ट्रेट लाइन में जाएं या हम कर्व में जाएं, तो ये इसके पाथ के जो इसकी वैल्यूज़ निकलती हैं वो इसके पाथ से इंडिपेंडेंट होती है। इसे हम पाथ ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कहते हैं। चाहे ये कर्व में जाए ऐसे, चाहे ये ऐसे जाए, चाहिए ऐसे चला जाए, चाहिए ऐसे जाए, ऐसे जाए, कैसे भी जाए, स्ट्रेट लाइन में जाए, लेकिन ये पाथ से इंडिपेंडेंट होता है। ये होता है हमारा पाथ ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, सम्मिश्र चरण का पाथ। अब है लिमिट ऑफ अ फंक्शन। किसी भी फंक्शन की कॉम्प्लेक्स फंक्शन की रियल फंक्शन में भी हमने पढ़ा था लिमिट, और कॉम्प्लेक्स फंक्शन में भी पढ़ते हैं। दोनों में कुछ कुछ एक सा सही होता है, सिर्फ वहाँ पर रियल नंबर, एक रियल लाइन जो होती है हमारी एक्स एक्सिस, उसी पे हम उसको डिफ़ाइन करते हैं, और ये 2 डायमेंशन में डिफ़ाइंड होता है। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले हम। माना कि फंक्शन एफ जेड सिंगल वैल्यूड फंक्शन है तथा z इक्वल टू Z0 के एक प्रतिवेश में, प्रतिवेश मतलब नेबरहुड, मतलब कोई भी एक अगर हमने पॉइंट लिया, उस पॉइंट के कुछ डिस्टेंस में अगर हम आसपास के एरिया में हमने ये खींचा तो इसके आसपास जो भी पॉइंट है वो हमारे नेबरहुड कहलाता है। अब इसमें अगर ये पॉइंट Z0 है, इस पॉइंट को ही निकाल के बाहर रख दें और बाकी सारी चीज़ें आ जाएं तो वो Z0 के निष्कासित प्रतिवेश कहलाता है। ठीक है, तब एक संख्या L एफ जेड की Z इज इक्वल टू Z0 पर सीमा कहलाती है यदि प्रत्येक एप्सिलॉन चाहे कितना भी छोटा हो के संगत डेल्टा इज़ ग्रेटर देन 0 एक ऐसा विद्यमान हो कि एफ जेड माइनस एल इज़ लेस देन एप्सिलॉन, जबकि जेड माइनस Z0 इज़ लेस देन डेल्टा होता है। तो दूसरे रूप में हम क्या कहते हैं, लिमिट एफ जेड जेड टेंडिंग टू Z0, मतलब मैंने यहाँ पर एक पॉइंट Z लिया तो ये इसकी जो रेडियस है ये डेल्टा है, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की ये बट नेचुरल है कि डेल्टा से लेस देन ही होगी, मतलब Z माइनस Z0 ये हमारी, अब हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो ये हमेशा लेस देन से, ये Z अप्रोचेज टू Z0 है, तो Z अप्रोचेज टू Z0 है तो ये लेस देन डेल्टा होगी। तो यहाँ पर जब हम इसको फंक्शन में करें, तो जब हम इसको फंक्शन में करेंगे तो यहाँ पर ये एक हमारे पास L, ये इसकी डिस्टेंस है एप्सिलॉन, ये हमारे पास L है, ये यहाँ पर हमारे पास यहाँ से यहाँ तक फंक्शन ऑफ Z है। तो ये फंक्शन ऑफ Z जब लिमिट Z टेंडिंग टू Z0 हो जाए, ये इसमें फंक्शन से मैपिंग है, तो जब लिमिट Z से Z0 हो जाए तो ये L के बराबर आता है, इस L के बराबर आता है। तब हम कहेंगे कि ये फंक्शन L इसकी सीमा है, मतलब किसी भी फंक्शन को जो दिया हुआ कॉम्प्लेक्स फंक्शन है उसमें हम इस Z को Z टेंस टू Z0 लगाएं और हमें एक निश्चित मान प्राप्त हो जाए तो उसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास लिमिट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। अब बिंदु Z0
पर सीमा की विद्यमानता के लिए ये आवश्यक नहीं है कि फलन z0 पर परिभाषित हो। मतलब क्या है कि z से z0 की तरफ, जैसे मैंने अभी पहले बताया था, किसी भी पाथ से गमन करें, चाहे हम इधर से जाएं चाहे हम इधर से जाएं, लिमिट ऑफ फंक्शन l इस गमन से स्वतंत्र होनी चाहिए। ये हमारा एक नोट है। अब इसके जो सवाल हैं वो मैं आगे नेक्स्ट में कराऊंगी। नाउ कंटिन्यूटी आपने पहले भी 11th में रियल एनालिसिस के बारे में पढ़ी है। अब मैं आपको इसमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में बताती हूँ कि कोई भी हमारे पास एक रीजन हो, उस रीजन में मान लीजिए कोई क्षेत्र D हमारे पास है या रीजन D है, उसमें कोई कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z है, उसका कोई फंक्शन है z का कोई फंक्शन है, जैसे मैंने अभी आपको पहले ग्राफ में बताया था, तो वो कंटिन्यूस कहलाता है यदि और केवल यदि कोई एक ऐसी एप्सिलॉन हमारे पास एक नंबर है, उसके संगत डेल्टा हमारे पास एक नंबर है जो कि ग्रेटर देन 0 हो, और एप्सिलॉन जो हमारा है वो कितना भी छोटे से छोटा हो सकता है पर ग्रेटर देन 0 होगा। ऐसी संख्या डेल्टा विद्यमान है ताकि उस रीजन D में प्रत्येक z के लिए fz माइनस fz0 लेस देन एप्सिलॉन, जबकि z माइनस z0 लेस देन डेल्टा होता है। यहाँ पर डेल्टा अधिकतर एप्सिलॉन पर निर्भर करता है। अब हम जानते हैं कि फंक्शन ऑफ z इक्वल टू क्या होता है, u x, y प्लस आइटा v x, y। ये हम इसको w से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर यदि फंक्शन z का कंटिन्यूस फंक्शन है तो u x y और v x y भी x y के कंटिन्यूस फंक्शन होंगे। और हम इसका वाइस वर्सा लें, यदि u x y और v x y x और y के कंटिन्यूस फंक्शन है तो f z का कंटिन्यूस फंक्शन होगा। या हम इसको दूसरी रूप में इस रूप में भी लिख सकते हैं कि यदि फंक्शन f z0 पर कंटिन्यूस फंक्शन है तो लिमिट z टेंडिंग टू z0 f z इक्वल टू f z0 होता है। अब इस कंटिन्यूस के सवाल और डिफरेंशिएबिलिटी के सवाल मैं आपको नेक्स्ट एनालिटिक के फंक्शन का जब कराऊंगी उसके सम्स में ये अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएंगे, इसलिए इनके सवाल मैं उस समय कराऊंगी। नाउ अब डिफरेंशिएबिलिटी, रियल एनालिसिस की डिफरेंशिएबिलिटी आपने 12th में पढ़ी है, उससे पहले भी पढ़ी है। अब ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की डिफरेंशिएबिलिटी हम देखेंगे तो मान लेते हैं कि w इज इक्वल टू एफ जेड एक हमारा फंक्शन है जो कि क्षेत्र z में परिभाषित है। अब एफ जेड पर अवकलनीयता कब कहेंगे, जबकि लिमिट डेल्टा z टेंस टू 0 एफ जेड प्लस डेल्टा z माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा z फाइनाइट और यूनिक हो। ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। यहाँ पर इसको हम एफ डैश जेड से निरूपित करेंगे, यानी परिमित रूप से विद्यमान एवं अद्वितीय हो। मतलब इसकी जब हम वैल्यू निकालें तो वो फाइनाइट होनी चाहिए और उपस्थित होनी चाहिए। तो दोबारा से मैं लिखूं, एफ जेड का z0 पर अवकल गुणांक एफ डैश z0 अगर हम z0 पे रखें तब क्या होगा, एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो अपॉन जेड माइनस जेड जीरो, जहाँ पर के लिमिट जेड टेंडिंग टू जेड जीरो होगा। यदि क्षेत्र जेड यदि हमारा जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड है वो क्षेत्र डी में विभिन्न वक्रपथ के अनुदिश जेड जीरो की ओर अग्रसर होने पर इस सीमा के भिन्न भिन्न मान प्राप्त हों तो एफ जेड जेड जीरो पर अवकलनीय नहीं होगा। मतलब हमें पता है कि अगर हम अलग अलग मान निकालें डिफरेंशिएबल में और सब एक आने की जगह अलग अलग मान आए तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है। अब मैं आपको एग्जांपल्स कराती हूँ। जैसे सिंगल वैल्यूड फंक्शन का एग्जांपल है w इक्वल टू एफ जेड। अब ये फंक्शन ऑफ एफ जेड मैंने लिया आयोटा जेड, तो आयोटा जेड लेकर के मैं जेड हमको दिया हुआ है 1 प्लस आयोटा। अब मैं इस w को निकालूंगी तो मैं क्या करूं, एफ जेड की जगह रखा 1 प्लस आयोटा इक्वल टू आयोटा इंटू जेड की जगह रखा 1 प्लस आयोटा विच इज़ इक्वल टू, अब इसको आयोटा से गुणा करा तो प्लस आयोटा हो गया ये, और आयोटा को आयोटा से गुणा करा तो आयोटा स्क्वायर विच इज़ -1। तो हमारे पास आंसर क्या आया, -1 प्लस आयोटा। ये एक ही वैल्यू आई है हमारे पास, जेड की एक वैल्यू रखी तो डब्ल्यू की हमारे पास एक वैल्यू आई, तो ये एक मानी फलन है। इसी तरह से क्वेश्चन दूसरा देखेंगे, w इज इक्वल टू एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर।
यहाँ पर मैंने फिर से यही वाला फंक्शन लिया 1 प्लस आयोटा, फंक्शन दूसरा हो गया एफ जेड बराबर, यहाँ पर आयोटा जेड था, यहाँ पर जेड स्क्वायर है। लेकिन जेड की वैल्यू अगर हम सेम भी रखें, दूसरी भी रखें, तो एफ आयोटा प्लस जेड इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पर आयोटा प्लस जेड नहीं, एफ 1 प्लस आयोटा इक्वल टू 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। मैंने यहाँ वैल्यू रख दी जेड की। इसको खोलेंगे 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस ट्वाइस आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो इस 1 से ये 1 कट गया। ये हमारे पास क्या हुआ 1 प्लस 2 आयोटा -1, तो इस 1 से ये 1 कट गया, तो हमारे पास क्या है 2 आयोटा। तो ये भी एक मानी फलन हो गया। इसी तरह से एफ जेड इक्वल टू, अगर हमको जेड दिया है तो हम आयोटा की जगह क्या रखेंगे, 1, जेड की जगह हम इसमें रख देंगे 1 प्लस आयोटा, तो ये आंसर कितना आ गया 1 प्लस आयोटा। ये भी सिंगल वैल्यूड है, तो ये एक मानी फलन है। तो इसी तरह जब हम एक फंक्शन, दूसरा फंक्शन, तीसरा फंक्शन लिया और सब में जेड की वैल्यू एक सेम हुई, तब डब्ल्यू की वैल्यू भी एक एक वैल्यू ही आएगी आंसर में, तो इसे हम सिंगल वैल्यूड फंक्शन या एक मानी फलन कहते हैं। अब मल्टी वैल्यूड फंक्शंस के क्वेश्चंस देखते हैं हम, तो वो क्या होंगे हमारे पास। यदि हमारे पास w इज इक्वल टू एफ जेड जो फंक्शन है वो हमारे पास एफ जेड इक्वल टू जेड हाफ है, तो एफ जेड इक्वल टू हमारे पास फंक्शन है जेड हाफ, और जेड हमारे पास क्या है ट्वाइस ऑफ आयोटा, तो फंक्शन ऑफ ट्वाइस आयोटा रखें हम, तो ट्वाइस आयोटा का हाफ हो गया। अब इस ट्वाइस आयोटा को अगर मैं 1 प्लस आयोटा स्क्वायर लिखूं, तो देखो यहाँ पर 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर को मैं जब खोलूं तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस ट्वाइस आयोटा, तो ये हो गया 1 माइनस 1 प्लस ट्वाइस आयोटा, ये कट गया, तो ट्वाइस आयोटा आ गया ना, तो मैं यहाँ पर ट्वाइस आयोटा की जगह 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर रख दूँ, और ये हो गया हाफ। तो ये हमारे पास जब हम इसका अंडर रूट लेते हैं किसी चीज़ का, तो हमारे पास क्या आता है प्लस माइनस दिस, तो ये 1 प्लस आयोटा प्लस माइनस मतलब दो वैल्यू आ गई, एक प्लस की और एक माइनस की, तो यहाँ जेड के एक मान के संगत डब्ल्यू के दो मान प्राप्त हुए, तो इसलिए हमारे पास क्या कहलाएगा ये मल्टी वैल्यूड फंक्शन। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। इस एग्जाम्पल में इफ़ डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ जेड इक्वल टू जेड हाफ है। अब यहाँ पर जेड की वैल्यू मैंने 5 प्लस 12 आयोटा ली। जब 5 प्लस 12 आयोटा लिया तो यहाँ 5 प्लस 12 आयोटा का हाफ लिख दिया। अब ये 5 प्लस 12 आयोटा का मैं क्या रखूँ जिससे कि स्क्वायर बन जाए, तो मैंने इसको हिट एंड ट्रायल से 3 प्लस 2 आयोटा मेरा निकला, तो 2 प्लस 3 आयोटा होल स्क्वायर हो गया ये, तो इसका हाफ हो गया। तो जब मैं इसका अंडर रूट निकालूंगी तो ये प्लस माइनस 3 प्लस 2 हाफ आ गया। तो यहाँ भी W को के दो मान प्राप्त होते हैं, तो इसे हम मल्टी वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। अब एक सवाल हम लिमिट का लेंगे, तो लिमिट के लिए क्या है, मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है लिमिट z टेंडिंग टू 2e पाई की पावर पाई आयोटा 3 z क्यूब प्लस 8 z अपॉन z4 प्लस 4 z स्क्वायर प्लस 16, ये हमने यहाँ पर लिया फंक्शन। अब ये इस फंक्शन में मैं डायरेक्ट ये रख दूँगी तो ये हमारे पास वैल्यू नहीं आएगी, तो हम इसके फैक्टर करते हैं। तो उसके लिए क्या है z6 माइनस 64 इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस 4 इंटू z4 प्लस 4 जेड स्क्वायर प्लस 16 होता है। तो मैं यहाँ पर इसकी जगह ये अगर मैं रखना चाहूँ तो ऊपर नीचे जेड स्क्वायर माइनस 4 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में मैंने ऊपर और नीचे जेड स्क्वायर माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब जेड स्क्वायर माइनस 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो मैं यहाँ पर z6 माइनस 64 ले आई। तो लिमिट z टेंडिंग टू 2e की पावर आयोटा पाई बाई 3 है। यहाँ पर जेड स्क्वायर माइनस 4 इंटू जेड क्यूब प्लस 8 अपॉन, अब इसके मैंने फैक्टर कर दिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये मैंने क्या किया a6 माइनस b6 है मेरे पास, तो मैंने इसको क्या किया ए क्यूब माइनस बी क्यूब इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये इसके फैक्टर कर दिए। ये मैंने यहाँ पर रख दिया विच इज इक्वल टू लिमिट ऑफ जेड टेंडिंग टू दिस, जो ये दिया हुआ है ऊपर जेड क्यूब 8 से जेड क्यूब 8 कट गया,
तो ये z²/4 माइनस z³ अब डिवाइडेड बाय z³ माइनस 8। तो अब यहाँ पर मैंने इसकी लिमिट लगा दी, सॉरी, अब मैंने इसकी लिमिट लगा दी यहाँ पर। तो लिमिट लगाई तो ये आया e⁻2π/3 आयोटा -1 इंटू 2 e⁻πi माइनस आयोटा। अब यहाँ पर यह आपको पता है कि e⁻आयोटा थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो यहाँ पर मैंने cos 2π/3 लिखा जो कि होता है -1/2 प्लस आयोटा साइन 2π/3 जो कि होता है √3/2 -1, ये -1 यहाँ लिखा। नीचे cos π ये -1 होता है, माइनस साइन पाई 0 होता है, तो ये हो गया -1। जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आया 1/8 3 माइनस √3 आयोटा। ये हमारा आंसर हुआ। तो इस तरह से हम इसको लिमिट को निकालते हैं। अब लिमिट को निकालने के लिए हम जो हमारी डेफिनेशन है उसको यूज़ करते हुए एक सवाल हल करेंगे। तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 7 है, फॉर f(z) z इज इक्वल टू z², शो दैट लिमिट z टेंडिंग टू z0 f(z) इक्वल टू z²। अब हम जानते हैं कि लिमिट की डेफिनेशन से किसी दिए हुए एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के लिए डेल्टा इस प्रकार से हम प्राप्त करते हैं, जबकि z² है तो ये अप्रोचेस टू z0 होता है, z अप्रोचेस टू z0 है तो z² माइनस z0 लेस देन एप्सिलॉन, जबकि z माइनस z0 लेस देन डेल्टा। ये मैंने डेफिनेशन लगा दी। अब डेल्टा इज लेस देन इक्वल टू 1 के लिए यहाँ पर z माइनस z0 लेस देन डेल्टा है। दैट इम्प्लाइज z² माइनस z0 मॉडुलस में हम ले ये वाला, तो इसको हमें लेस देन लाना है और वो इस डेल्टा पे डिपेंड करेगा। तो मॉडुलस ऑफ z² माइनस z0 को मैं लिख देती हूँ z माइनस z0 और z प्लस z0। दोनों मॉडुलस अलग अलग कर दिए। जब इनको अलग अलग करते हैं तो ये लेस देन में हो जाते हैं। अब दोनों को अलग अलग कर दिए। अब मैंने यहाँ से ये z माइनस z0 इज लेस देन डेल्टा है तो इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर डेल्टा रख दी। ये z प्लस z0 ऐसे कैसे रख दिया। फिर मैंने z प्लस z0 में एक z0 जोड़ दिया और एक घटा दिया, तो ये फिर से आया z माइनस z0 प्लस ट्वाइस z0। अब यहाँ पर इसको फिर से मैंने अलग अलग किया तो लेस देन डेल्टा मॉडुलस ऑफ z माइनस z0 प्लस ट्वाइस z0। अब इस z माइनस z0 को क्योंकि यहाँ डेल्टा लेस देन 1 है तो मैं कन्वीनियंस करने के लिए इसको 1 भी ले सकती हूँ। मैं इसको डेल्टा लिखूँ तो भी ठीक है और मैं यहाँ पर इसको 1 लिख देती हूँ ताकि ये मेरे आंसर आने में आसानी हो। तो मैं इसको लिखती हूँ 1 प्लस मॉडुलस 2 डेल्टा 0। अब ये हमारे पास क्या आएगा, z माइनस z0² जो भी मैंने निकाला लेस देन डेल्टा 1 प्लस 2 मॉडुलस ऑफ z0। और इसको अगर मैं z² माइनस z0² लेस देन डेल्टा मैंने स्टार्टिंग में लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर डेल्टा क्या हो गया हमारे पास, मिनिमम ऑफ 1 या तो 1 हो गया क्योंकि मैंने डेल्टा को यहाँ 1 लिया था, या एप्सिलॉन अपॉन 1 प्लस 2 z0 मॉडुलस में। तो ये हमारी डेफिनेशन प्रूव हो गई। z² माइनस z0 मॉडुलस इज लेस देन एप्सिलॉन, जबकि z माइनस z0 मॉडुलस लेस देन डेल्टा हो। अतः लिमिट z टेंडिंग टू z0 पर f(z) इज इक्वल टू f(z0) या z0² हो जाता है। ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से ये आपने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के एनालिटिक फंक्शन से पहले की जो जानकारी चाहिए थी वो हमने इस पर डिस्कस करी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एनालिटिक फंक्शन के बारे में बताऊंगी।